दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज के अंक में हम हिस्ट्री का वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा, बीपीएससी आदि परीक्षाओं में भारतीय इतिहास से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। आज के वीडियो में इजी और मॉडरेट लेवल का सवाल है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले थे? आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारत से भागकर जर्मनी चले गए थे, तो किस वर्ष भारत से निकले थे? विकल्प में आप देखेंगे तो 1940, 1941, 1942, 1943 है। क्या आंसर हो जाएगा? पेपर पर बनाने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 1941। याद रखिएगा कब भागे थे? 1941 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? विकल्प है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा था? आप उत्तर बनाने का प्रयास कीजिए। उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के अध्यक्ष बनने के बाद देश नायक की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, जबकि देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1916 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प में है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एसी मजमूदार। क्या आंसर हो जाएगा? आप सोचिए। काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 1916 में आप जानते हैं कि गर्म दल नरम दल का मिलन हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आंसर हो सकता है इसका? तो उत्तर हो जाएगा इसका एसी मजमूदार। क्या हो जाएगा? एसी मजमूदार। विकल्प में कभी कभी एसी मजमूदार भी लिखा रहेगा, कभी कभी अंबिका चरण मजमूदार लिखा रहेगा। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजमूदार अर्थात अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के गर्म दल एवं नरम दल के में एकता स्थापित हुई थी। आप जानते हैं कि 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में लड़ाई हो गई थी। गर्म दल वाले को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। पुनः उनका आगमन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता है। अब मुस्लिम लीग के बारे में जानते हैं कि कांग्रेस के एंटी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी हुआ था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? अगर आप विकल्प देखेंगे तो मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में। कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में। आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो पेपर पर बनाने का प्रयास कीजिए। उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। याद रखिएगा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत नहीं होगा यहाँ, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में
फारसी, अरबी तथा मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। इसके निकले स्नातक दुभाषीय के रूप में ब्रिटिश राज में कार्य करते थे। तो 1781 में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? माने प्रथम अध्यक्ष कौन बना था अखिल भारतीय मजदूर संघ का? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? विकल्प में आप देखेंगे तो वी गिरी, एम.एस. डांगे, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार ये सवाल पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। लाजपत राय। देखिए, सभी सवाल महत्वपूर्ण है। वीडियो आप लोग अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, पूरा जरूर देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हमको विश्वास है कि आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और प्ले स्टोर में चले जाइए, काफ़ी वीडियो पड़ा हुआ है साइंस का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का, तो वहाँ से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। परीक्षा से पहले ज़रूर देखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का गठन किया गया 1920 में। इसके प्रथम प्रधान माने प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष को बनाया गया था लाला लाजपत राय को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी, बंगाली भाषा का जानकार था? निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी, बंगाली भाषा का जानकार था? विकल्प देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग। कौन हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कलकत्ता में मदरसा भी स्थापित किया था। तो वारेन हेस्टिंग जो था अरबी, फारसी, बंगाली भाषा का ज्ञाता था। वारेन हेस्टिंग आंसर हो जाएगा। देखिए, वारेन हेस्टिंग का समय 1772 से 1785 था। वह रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। सन 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी, फारसी का अध्ययन होता था। उसे साहित्य में रुचि थी। उसने प्राचीन विधाओं तथा साहित्य को संरक्षण दिया। वो अरबी तथा फारसी जानता था तथा बांग्ला बोल सकता था। उसने चार्ल्स विल्किंसन के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। वारेन हेस्टिंग ने चार्ल्स विल्किंसन के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना भी लिखी थी। यह भी सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ हुई थी किसके समय? भारतीय सिविल सेवा किसके समय प्रारंभ हुई थी? विकल्प आप देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ किसके समय हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आंसर आप लोग जानते हैं। उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस के समय। अगर इस सवाल को देखते हैं तो इसमें विकल्प सी में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, माने इनका कार्यकाल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता सन 1793 में प्रस्तुत की गई। यह सुधार शक्तियों के पृथक्करण के प्रमुख सिद्धांत पर आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमीरा का एक भाग भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर, यह किसने कहा था? यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमीरा का एक भाग भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर किसने कहा था? विकल्प में राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स डाउनसन, लॉर्ड मैकाले। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, लॉर्ड मैकाले ने यह कथन कही थी। मैकाले भारत के प्रति थोड़ा सा हिंद दृष्टिकोण रखता था, इसने ही कहा था। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक
ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त किया। सन 1835 में मैकाले ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैकाले ने भारतीय भाषा तथा साहित्य की तीखी आलोचना की। इस कथन के द्वारा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग भारत और अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। यह मैकाले ने कहा था। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ था? विकल्प आप देखेंगे, रामाबाई रानाडे, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फूले, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा रामाबाई रानाडे। रामाबाई रानाडे, याद रखिएगा, रामाबाई रानाडे, रामाबाई रानाडे, रामाबाई रानाडे। उत्तर ये रामाबाई रानाडे। देखिए, रामाबाई रानाडे महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे का सांस्कृतिक जागरण में साथ दिया तथा स्त्री आंदोलन का सूत्रपात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्त्री आंदोलन का सूत्रपात करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? रामाबाई रानाडे ने। चलिए देखिए, बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विकल्प देखेंगे तो भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की पुनः स्थापना, भारत में मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करना, भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति। तो देखिए, इसको पूरा विचार करेंगे तो इसमें जो सही आंसर होगा, भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहावी आंदोलन 1820 से 1870 ईस्वी तक चला। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के संस्थापक अब्दुल बहाव थे तथा भारत में इसके प्रचारक सैयद अहमद राय बरेलवी थे। यह पंजाब में सिखों को तथा बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहता था। यह आंदोलन पंजाब में चला था। भारत में जो इस आंदोलन के प्रचारक थे उनका नाम था सैयद अहमद राय बरेलवी। यह बंगाल में अंग्रेजी सत्ता और पंजाब में सिखों की सत्ता को हटाना चाहते थे। अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय विभाग से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। सैडलर आयोग का किससे संबंध था? विकल्प में शिक्षा है, शिक्षा से हो जाएगा। शिक्षा से संबंध था, याद रखिएगा। किससे संबंध था? शिक्षा से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सन 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर E.M. सैडलर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसलिए इसको सैडलर आयोग कहते हैं। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अक्सर सवाल पूछता है और जल्दी हमको यह किताब में नहीं दिखता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष था? विकल्प देखिए, राधाकांत देव, राजनारायण बोस, शिवनाथ शास्त्री, कृष्ण मोहन बनर्जी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? आप देख सकते हैं। आंसर बताइए कौन सा था? आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव कौन था? राधाकांत देव। उत्तर हो जाएगा ये राधाकांत देव। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1852 में कलकत्ता में हुई। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव तथा महासचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे तथा इसके संस्थापक सदस्यों में राजेंद्र लाल मित्र तथा हरीश चंद्र मुखर्जी आदि थे। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, जल्दी किताब में हम लोगों को नज़र नहीं आता है। इसमें विकल्प है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, एनी बेसेंट,
बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बनाने का प्रयास करें, उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। देखिए, भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना लंदन में सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? मतलब हरिजन बंधु गांधी जी द्वारा संपादित था, तो कौन सा पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? यंग इंडिया, नवजीवन, नव भारत, नव शक्ति। क्या विकल्प हो सकता है? आप तो उत्तर देने का प्रयास करें, उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया बाद में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए। तो कि महात्मा गांधी ने सन 1919 में 2 पत्र संपादित किए, नवजीवन तथा यंग इंडिया। ये दोनों अहमदाबाद से संपादित होते थे। आगे चलकर यंग इंडिया हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया है। यंग इंडिया किसमें? हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया। देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? विकल्प है रदरफोर्ड, मार्ले, मिंटो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, न रदरफोर्ड भाग लिया था, न मार्ले भाग लिया था, न मिंटो भाग लिया था। उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नेविंसन ने भाग लिया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एच.डब्ल्यू. नेविंसन नामक अंग्रेज जो पेशे से पत्रकार था, उन्होंने 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने 27 दिसंबर को कांग्रेस के पंडाल में घटी घटना का विवरण दिया। कांग्रेस के पंडाल में क्या घटा था? तो गरम दल और नरम दल में लड़ाई हो गई थी, उसके घटना का विवरण नेविंसन ने दिया। किसने दिया है? नेविंसन ने दिया है। यह कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उपस्थित था। देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में परिवर्तित नाम हरिजन सेवक समाज का प्रथम अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक समाज का प्रथम अध्यक्ष था? किसने, कौन अध्यक्षता की थी? बी.आर. अम्बेडकर, जी.डी. बिरला, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। हम लोग क्या करते हैं इस सवाल में, या तो अम्बेडकर आंसर मार देते हैं या गांधी आंसर मार देते हैं, लेकिन दोनों गलत है। उत्तर हो जाएगा जी.डी. बिरला। हरिजन सेवक समाज या संघ की प्रथम अध्यक्षता जी.डी. बिरला ने की थी। देखिए, हरिजनों के कल्याण के लिए सन 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। 1933 में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया तथा इसका प्रथम अध्यक्ष जी.डी. बिरला को बनाया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष जी.डी. बिरला को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जी.डी. बिरला को। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के पद त्याग के पश्चात अध्यक्ष कौन बना था? आप जानते हैं कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने से खुश नहीं थे, तो बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे दिया तो कौन अध्यक्ष बना था? बहुत बड़ा सवाल पूछा गया। विकल्प में अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो उत्तर हो जाएगा में राजेंद्र प्रसाद। अक्सर यह सवाल पूछता है। राजेंद्र प्रसाद जो बाकी कार्यकाल था उसके लिए अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। हुआ यूँ था कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिए, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो गए। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने समर्थन दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता के सामने पट्टाभी सीतारामैया हार गए और अध्यक्ष पद की जीत सुभाष चंद्र बोस की हुई। लेकिन गांधी जी ने कह दिया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के लिए काम करना मुश्किल हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया।
तो बाकी जो कार्यकाल था उतने दिनों के लिए राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद को संभाला था, याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने। गांधी जी की पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी से मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ठगी के खिलाफ लड़ने वाले सलीमैन किस गवर्नर जनरल का समसामयिक था? सलीमैन मतलब सलीमैन को ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए किसने नियुक्त किया था? यह भी सवाल पूछा जाएगा, दोनों का आंसर सेम होगा। ठगी के खिलाफ लड़ने वाले सलीमैन किस गवर्नर जनरल का समसामयिक था या समकालीन था? तो विकल्प में है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा आंसर होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। देखिए विलियम बेंटिक ही गवर्नर जनरल था जिसने सलीमैन को ठगों को नष्ट करने के लिए, ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए नियुक्त किया था। तो दोनों समकालीन हो गया। समकालीन मतलब हो गया किसके समय था? तो बेंटिक के समय था। उत्तर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठग शब्द का प्रयोग आज पढ़ाया उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो धोखे से रुपया छीन लेते हैं, परंतु उस समय ठग डाकू और हत्यारों का एक समूह था जो निर्दोष तथा आरक्षित व्यक्तियों को लूट कर निर्वाह करते थे। कर्नल सलीमैन को कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया गया। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 ईस्वी में हुई तथा विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1833 ईस्वी माना जाता है। देखिए विलियम बेंटिक ही सलीमैन को ठगी प्रथा समाप्त करने के लिए नियुक्त किया था। अगला सवाल है 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त द्वारा बंगाल में भू स्वामित्व दिया गया। मतलब अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लागू हुआ, इसमें भूमि का मालिक किसको मान लिया गया? सवाल यह कहा जाता है भूमि का मालिक किसको मान लिया गया? 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त द्वारा बंगाल में भू स्वामित्व दिया गया। किसको? देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कृषकों को, जमींदारों को, साहूकारों को, ग्राम समुदायों को। तो उत्तर हो जाएगा जमींदारों को। किसको? जमीन का मालिक किसको मान लिया गया? भूमि का स्वामी किसको मान लिया गया? जमींदारों को। मतलब जो सरकार है राजस्व जमींदार से लेगी, जमींदार जो है जमीन का मालिक होगा, वो जमीन से राजस्व एकत्रित करके अंग्रेजी सरकार को देगा। मुक्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में मुक्त लागू हुआ था और कुछ और क्षेत्र जहां लागू हुआ था। देखिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा 1790 में उनसे 10 वर्षों की व्यवस्था की गई। यही व्यवस्था 1793 में अस्थायी कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज को स्थापित किया था किसने? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज को किसने स्थापित किया था? आरजी भंडारकर ने, ज्योतिबा फूले ने, एमजी रनाडे ने, बीजी तिलक ने। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे ने, एमजी रनाडे ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रनाडे ने की थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज स्थापित किया गया था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं संपन्न होता। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।